प्रिय विद्यार्थियों, उमा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ। तो थोड़ा सा संपूर्ण पाठ में पढ़ के बेटा आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ही देखेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार पाठ के लेखक का नाम है। जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातयन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। ये इनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हुई सन 1990 में। और परख और सुनीता के बाद उन्होंने 1937 में जो इनकी प्रकाशित त्यागपत्र रचना थी, इस रचना ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। जैनेन्द्र कथाकार होने के साथ साथ अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी इनकी पहचान रही है। ये इन्होंने बहुत सरल एवं अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। तो देखिए, हम इनके द्वारा रचित पाठ पढ़ते हैं बाजार दर्शन। इस बाजार दर्शन पाठ में इन्होंने क्या बताया है? बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। किस प्रकार की विधा है? निबंध है। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। आजकल जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा चल रही है, तो बाजार दर्शन जो पाठ है ये जैनेन्द्र कुमार का कई दशक पहले लिखा हुआ है। लेकिन आज की जो इनकी मूल अंतर्वस्तु है, इनमें क्या रहता है, उस बात को समझाने के मामले में इनका लिखा हुआ ये निबंध अतुलनीय है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। यानी कि बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं जैनेन्द्र कुमार जी कि यदि हम बाजार में जाएं तो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जाएं। यदि हमें पता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो हम बाजार से अनावश्यक चीजें नहीं खरीद के लाएंगे। लेकिन यदि हमें पता नहीं होता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो हम बाजार से अनावश्यक चीजें खरीद लाते हैं। उनकी चमक दमक में फंस करके बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जो बाद में हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें हमेशा के लिए बेकार बना सकती है। इसी मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सागों की तरह, यानी कि किस्से कहानियों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति का शास्त्र भी बताया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो इस प्रकार के बाजार का समर्थन करता है, पोषण करता है, वह शास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो अब देखिए, पढ़ते हैं हम पाठ को। यहाँ लेखक ने शुरुआत की है अपने एक मित्र के माध्यम से कि उनका एक मित्र बाजार में जाता है कोई मामूली सी चीज लेने के लिए, लेकिन लौटता है तो उसके पास बहुत सारे बंडल होते हैं। फिर लेखक पूछते हैं कि यह क्या लेके आए हो? तो वह उसमें उस खरीदारी में अपनी पत्नी का हाथ बताते हैं और उनका मानना होता है कि यह जो कुछ भी लिया है वो सब पत्नी की महिमा है। तो यहाँ लेखक उस चीज को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं इस चीज का मैं कायल हूँ, इस बात का मैं कायल हूँ, इस पत्नी की महिमा का मैं कायल हूँ। क्योंकि आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़ी थी कि मैं जोड़ूं। फिर भी सच सच है और यह है कि इस बात में पत्नी की तो ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व
की महिमा से विशेष है वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी कि लेखक बताना चाहते हैं कि यदि ये यहाँ तो पत्नी की ओट ली जा रही है, यदि पत्नी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या खा पत्नी क्या सामान कहाँ से खरीद लेगी। असल में एक तत्व की महिमा और है और वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसा, पैसे की पावर या गर्मी, एनर्जी। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर साथ ही बताया कि पैसा पावर है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास में यदि सामान जमा नहीं होगा तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखी, लेकिन माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। फिर साथ ही बताया कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं जो पैसे को खर्च करना नहीं चाहते, वो पैसे को खर्च करना फिजूल समझते हैं और पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना समझते हैं कि उन्हें पैसे को खर्च करना उनके लिए जरूरी नहीं है। बस पैसे को खुद से जुड़ा होने के घर में खुले रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये सारी चीजें बताते हुए लेखक ने कहा कि उनके मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया कि देखिए यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए बचाओ। तब लेखक बताते हैं कि मैंने तय माना कि अगर इनके पास और सामान होता और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान इनकी तरफ इनकी जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि अपनी इनकी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, क्योंकि इन्हें जरूरत तो थी ही नहीं। ये सामान लाने के लिए गए थे, कोई मामूली चीज, लेकिन लेकर के आए हैं बहुत सारे बंडल, हाथ में थे सामान लेकर के बहुत सारा आए। तो लेखक का मानना था कि यह सामान जो आया है ये उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं आया, बल्कि ये सामान उनके पैसे की पावर के अनुपात में आया कि ये पैसे से कितना खरीद सकते थे। तभी तो कहा उन्होंने कि देख सामने मनी बैग फैलाते हुए कि देखिए इसमें जितना भी था सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ। साथ ही लेखक ने इसमें कौन कौन से तत्व बताए, मनी बैग बता दिया, और अब बताने वाले हैं बाजार को, कि बाजार भी एक ऐसा तत्व है जो अपने आप को सजा सजा के, यानी कि उसमें बाजार में चीजों को इस तरह से सजा सजा के रखा जाता है कि अगर बेशर्मी की बात हो, यदि कोई व्यक्ति उसमें ना फंसे तो यह तत्व बताया मित्र ने बाजार। हम्म, अब आगे क्या कह रहे हैं कि बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा करके रखते हैं कि माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो ना फंसे, यानी कि बेशर्मी की बात हो यदि ना फंसे तो इस प्रकार से लेखक ने कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी मुझे देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार के आमंत्रण में खूबी है, एक विशेषता है कि यहाँ आग्रह नहीं है, क्योंकि चीजें सजा सजा के रखी जाती है और ग्राहक उनमें स्वयं फंसता है। यदि आग्रह करता है तो आग्रह तिरस्कार जगाता है। यदि कोई भी दुकानदार किसी से सामान लेने का आग्रह करता है तो वो आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, मूक होता है, बिना बोले ही वह ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है और उससे व्यक्ति के मन में क्या जगती है, चाह। चाह मतलब व्यक्ति के पास अभाव। चौक बाजार में खड़ा होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास उनके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए कि यहाँ मेरे यहाँ तो कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, और इस प्रकार से व्यक्ति सोचने लगता है। तो यहाँ इस प्रकार से उन्होंने एक मित्र की बात बताई कि मेरा एक मित्र का उदाहरण देते हुए बताया कि मेरा मित्र मामूली सी चीज लेने के लिए गया था, लेकिन वापस लौटता है तो बहुत सारे बंडल उनके पास थे, सामान वो बहुत सारा लेके आते हैं। अब दूसरे मित्र की बात कहते हैं, यहाँ लेके बताना चाहते हैं कि दूसरा जो मित्र था वो बाजार में जाता है, सुबह का गया हुआ कहीं शाम को लौटता है, लेकिन लौटता है तो बिल्कुल खाली हाथ। अब लेखक उससे पूछते हैं कि कहाँ रहे, तो बोले बाजार में। बोले बाजार को क्या देखते रहे, बोले बाजार देखते रहे। इस प्रकार से वो लेखक से कहता है। लेकिन लेखक पूछता है कि लाए तो कुछ नहीं, तो वो कहता है कि हाँ, समझ नहीं आ रहा था कि नहीं लूं तो क्या। स्पष्ट बोला उन्होंने, पर हाँ समझ नहीं आ रहा था कि नहीं लूं तो क्या। यह भी सच है। लेखक कहते हैं कि सभी कुछ तो लेने को जी चाहता था, कुछ लेने का मतलब होता से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। आगे स्पष्ट किया है लेखक ने कि ये मित्र की बात ठीक थी। यदि हमें ठीक पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है और फिर परिणाम त्रास होता है, दुखदाई होता है, उसमें गति नहीं होती और ना ही वो कर्म होता है। इस प्रकार से लेखक ने समझाने की कोशिश की है दूसरे मित्र के माध्यम से। साथ ही आगे उन्होंने स्पष्ट भी किया है कई बार कि फैंसी चीजों की फैंसी चीजें हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये हमें आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। और बाजार
में एक जादू है और वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। जिस प्रकार से चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। कब चलेगा? जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू खूब चलता है। जेब भर खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति बताई यहाँ लेखक ने। साथ ही उन्होंने बताया यह भी लूं वह भी लूं। सामान, हाँ, सारा ही सामान उन्हें क्या लगता है, जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला लगता है। फिर बाद में उन्होंने इस जादू से बचने का एक सीधा सा उपाय बताया है। वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, और मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। तो स्पष्ट कहा है कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लोपन यानी कि प्रभाव व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय पर काम आना। यानी कि बाजार तुमसे कब कृतार्थ होगा? जब तुम उससे आवश्यकता की का सामान ही खरीदोगे, तब तुमसे बाजार कृतार्थ होगा। और बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? कि आवश्यकता के, ग्राहक की आवश्यकता के समय पर काम आना। अब आगे लेखक समझाते हैं, इसी बात को यहाँ इन्होंने अपने मित्रों के माध्यम से समझाया। अब इसी बात को यहाँ इन्होंने दार्शनिक अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि कभी भी हमें अपने मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने मन के साथ जबरदस्ती करते हैं तो हमारा मन जो है वो शून्य हो जाता है, और शून्य होने का अधिकार जो है वो केवल परमात्मा का है, जो सनातन भाव से अपने आप में संपूर्ण है। तो बाकी शेष सब अपूर्ण है। इसलिए हमें अपने मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यदि जबरदस्ती करेंगे अपने मन के साथ, हमारा मन कमजोर हो जाएगा, कृशकाय हो जाएगा, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान ऐसा हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से एक कमजोर विद्वान का ज्ञान होता है, वैसे ही हमारा मन भी कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने मन के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट कहा है कि लोभनीय दृश्य बचने के लिए अगर हमने अपनी आंख फोड़ डाली, तब लोभनीय दृश्य से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। और यह तो हठ वाला योग है, यह तो हठ ही हठ है, योग नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर हम अपने मन के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वह मन व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। इसलिए हमारे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अभिन्न महाशून्य ही न होते। इस प्रकार से लेखक ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो हमें अपने मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन के को भी इसलिए सुननी चाहिए कि वह अप्रयोजन रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए कि मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं है। फिर बाद में लेखक ने एक चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति थे जो चूर्ण बेचने का कार्य करते थे, और उनको चूर्ण बेचते हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन बंधे-बंधाए वक़्त पर अपने घर से चूर्ण की पेटी लेकर के निकलते थे, और देखते-देखते उनका 6 आने का चूर्ण बिक जाता था, और वो 6 आने से ज़्यादा चूर्ण नहीं बेचते थे। ऐसे व्यक्ति का इन्होंने ज़िक्र करते हुए बताया है कि लोग जो हैं उनकी चूर्ण लेने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका चूर्ण लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, और हाथों-हाथ उनका चूर्ण बिक जाता था। लेकिन 6 आने से ज़्यादा चूर्ण भगत जी नहीं बेचते थे। बाकी बचा हुआ चूर्ण बालकों को मुफ्त में बाँट देते थे। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कोई 25वाँ पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता हुआ भी लेखक कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा। साथ ही लेखक ने बताया, इतना मुझे निश्चय मालूम है कि मैं आप लोगों की श्रेणी से, पाठक वर्ग की श्रेणी से श्रेष्ठ मैं उस चूर्ण वाले को बताने की हिम्मत कर सकता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति में वो चीज़ है जो हम में शायद ही किसी को प्राप्त हो। इस प्रकार से लेखक ने कहा है। साथ ही लेखक ने एक बात और आगे कही है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति जो होती है वो बहुत ही दारुण होती है, दुःख देने वाली होती है। आगे बताया इन्होंने कि जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ और पास से धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर, तो वह क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौन थी एक कठिन व्यंग की ली की आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आँखों में उँगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय! यही माँ-बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपने सगे अपनों के प्रति ही कृतघ्न कर सकती है। उपकारहीन उपकार न मानने वाला बना सकती है।
लेकिन आगे लेखक ने कहा है कि लोक वैभव की जो व्यंग्य शक्ति है, यह चूर्ण वाले उस गरीबी मनुष्य के सामने चूर चूर होकर के रह जाती है। चूर चूर ही नहीं, कहो पानी पानी होकर के रह जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को भी पिघला देता है। और अब उस बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखक, जो लोक वैभव की व्यंग्य शक्ति की क्रूरता को पिघला देता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि उस बल को चाहे आप जो भी नाम दो, वह निश्चय ही इस तल की वस्तु नहीं है जहां संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अलग जाति का तत्व है, लोग इसे स्पिरिचुअल कहते हैं। साथ ही लेखक ने बताया कि इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा लोक वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है, और निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह उसकी कमजोरी है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहाँ इन्होंने बताया आगे, उसी चूर्ण वाले व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे चूर्ण वाला व्यक्ति बाजार में जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है लोग ये समझे कि वह अपनी आंखें बंद करके निकल जाता होगा, किसी से नहीं मिलता होगा, सीधा निकल जाता होगा बाजार में। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, वो समझाते हैं, उनका उदाहरण देके बताते हैं कि जब वह बाजार से निकलता है तो ऐसा जो भी उनको जयराम कहता है, उनको जय जयराम कह करके उनका अभिवादन स्वीकार करता है और उनका अभिवादन करता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था कि उनमें इस प्रकार का भाव हो कि वो बाजार से हठपूर्वक विमुखता कर रहे हो। इस प्रकार का भाव, ऐसा भाव उनमें देखने को नहीं मिला। वे सीधे एक पंसारी की दुकान पे जाते हैं और वहां से उन्हें जो चाहिए, जो आवश्यकता का सामान है उनके लिए, उनकी आवश्यकता का सामान है जैसे जीरा और काला नमक, तो वो उस दुकान पे पहुंचते हैं और वहां से जीरा और काला नमक ले लेते हैं। बाकी सारा चौक बाजार जो है, चौक बाजार की सत्ता जो है उनके लिए ना के बराबर हो जाती है। और जो चांदनी, चौक बाजार की जो चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी, फैली की फैली रह जाती है। चौक बाजार की चांदनी का आमंत्रण जो है भगत जी पर व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए जीरा और नमक। जो उनके मन में निश्चित प्रतीति होती है कि मुझे नमक और जीरा चाहिए, इसी निश्चित प्रतीति के बल पर जो सारी चांदनी चौक की चांदनी है वो उनके लिए बाएं के दाएं बाएं फैली की फैली रह जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया है इनके माध्यम से कि यदि हमारे मन में निश्चित प्रतीति है तो हम बाजार से आवश्यकता की चीजें ही खरीदेंगे, और हमारे मन में निश्चित प्रतीति नहीं है तो हम बाजार के आकर्षण में फंस जाएंगे और वहां से अनावश्यक चीजें खरीद लेंगे। आगे लेखक ने अगले पैराग्राफ में बताया कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो लोग नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के बल पर केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य है कि कपट बढ़ाते हैं, और कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। जैसे ही कपट बढ़ेगा, परस्पर सद्भाव घट जाएगा। इस सद्भाव के पतन पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो इस प्रकार से लेखक ने स्पष्ट किया है कि यदि हम बाजार में अपनी आवश्यकताओं को समझ करके बाजार में जाते हैं तो हम बाजार से लाभ उठा सकते हैं, और यदि हम अपनी आवश्यकताओं को बिना समझे बाजार में जाएंगे तो हम बाजार से अनावश्यक चीजें ही खरीद के लाएंगे। तब हम बाजार को एक शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देंगे, हम बाजार को सच्चा लाभ नहीं देंगे। और बाजार को सच्चा लाभ वही व्यक्ति देता है जो अपनी आवश्यकताओं की चीजें ही खरीद करके लाता है। और बाजार की सार्थकता भी किसमें है? ग्राहक की आवश्यकता के समय पर काम आना। तो यहाँ इस
पूरे पाठ के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है लेखक ने कि बाजार की चमक-दमक में फँसे बिना हमें बाजार से अपनी आवश्यकता की चीज़ें ही खरीद के लाना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। वरना जब हम चीज़ों को बिना बिना पता किए हम बाजार में चले जाते हैं, तो हम अनावश्यक चीज़ें खरीद लाते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा मिलता है। हम उन चीज़ों को देख-देख कर पछताते रहते हैं कि हमने यूँ ही फालतू में ये चीज़ें खरीद ली। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें उपभोक्तावाद और बाज़ारवाद को समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार से अपना ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ बेटा कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से वीडियो को एक बार देख लेना, कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर पूछ लेना। धन्यवाद।